हम बात कर रहे थे स्टेज 2 में हम लोगों ने रोम्स को इम्प्रूव करना है। हम सारी रोम एक्सरसाइजेस करवाएंगे। नेक्स्ट हम लोग पेशेंट को होम प्लान में भी कुछ देंगे ताकि जो है उसकी मूवमेंट जो है इम्प्रूव हो। लाइक हम लोग जिस तरह कोम करते हैं पेशेंट को कहेंगे अपने जो है ना हेड पर अपने जिस तरह बाल ठीक करते हैं ना उसमें सर्कुलर रोटेशन करे और जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करे। इसके अलावा हैंड की एलिवेशन करवाएंगे जिसमें हमारी शोल्डर की फ्लेक्शन इंप्रूव होगी। अब ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एल्बो जो है ना बिल्कुल एक्सटेंशन में होनी चाहिए। पेशेंट के आपने ये नोटिस करना है कि फ्लेक्शन में एल्बो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर फ्लेक्शन में होगी एल्बो तो एल्बो की मूवमेंट हो रही होगी, वहां पे जो शोल्डर पे मूवमेंट है वो प्रॉपरली नहीं आ पाएगी। इसके अलावा आर्म सर्कल्स करवाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या होगा, हमारी पोल ओवर द ज्वाइंट जो है ना पेशेंट की मूवमेंट हो रही होगी। जो हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है ना ग्लिनोइड कैविटी में ऑल साइड्स रोटेट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस शोल्डर श्रगिंग करवाएंगे, स्कैपुलर रिट्रैक्शन प्रोट्रैक्शन करवाएंगे। नेक्स्ट हम लोग जो है ना शोल्डर की एबडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए वॉल क्लिम भी करवा सकते हैं जिसे फिंगर लेडर भी कहते हैं। इसमें भी आपने नोटिस करना है कि पेशेंट की जो है ना एल्बो फ्लेक्शन में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक्सटेंशन में होनी चाहिए ताकि पेशेंट की जो है ना प्रॉपरली स्ट्रेच आए। जहां तक पेशेंट बाजू लेके जा सकता है वहां तक लेके जाना और थोड़ी देर होल्ड करके रखना है ताकि शोल्डर कैप्सूल पर स्ट्रेच आए। देन वापस इसी तरह आना है बैक फिंगर लेडर करते हुए। शोल्डर फ्लेक्शन में भी इसी तरह करना है। होपफुली कि आपको पिक्चर से चीजें समझ आ रही होंगी, लेकिन जहां पर जो चीज ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास पुली एक्सरसाइजेस। पुली एक्सरसाइजेस भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें हम लोग पुली के थ्रू जो है ना अपनी आर्म की प्रॉपर फ्लेक्शन करते हैं, शोल्डर की फ्लेक्शन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पोस्टीरियर कैप्सुलर स्ट्रेच। पोस्टीरियर कैप्सुलर स्ट्रेच में क्या करना है, एल्बो को 90 डिग्री तक रोटेट करना है, बेंड करना है। उसके बाद जो है ना हमारी एल्बो बिल्कुल नोज के रीजन पे होनी चाहिए, उसके बिल्कुल सामने होनी चाहिए। देन हमने लाइट सा उसको स्ट्रेच करना है, तो इससे क्या होगा कि पोस्टीरियर कैप्सूल पे हमारी स्ट्रेच आएगा। नेक्स्ट हम लोग वॉल पुशअप्स करवाएंगे पेशेंट को, टॉवल स्ट्रेच करवाएंगे। मैम काइंडली आप शोल्डर का कैप्सुलर पैटर्न तो बता दें। वॉल पुशअप्स करवाएंगे, आपको ये मैं लास्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। वॉल पुशअप्स पहले हम लोग एक्सरसाइजेस देख ले, टॉवल स्ट्रेच करवाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं शोल्डर ग्लाइड्स। शोल्डर ग्लाइड्स में क्या करवाएंगे, इंटीरियर ग्लाइड होती है, पोस्टीरियर ग्लाइड होती है और इंफीरियर ग्लाइड होती है। इससे क्या होता है कि हम स्लाइटली सा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, देन क्या करते हैं हम ग्लाइड देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं शोल्डर के स्ट्रेचेस, इंफीरियर स्ट्रेच, सुपीरियर स्ट्रेच और लेटरल स्ट्रेच आ जाता है। जब ये हम लोग एक्सरसाइज करवा लेते हैं, फंक्शनल रेंजेस पेशेंट की इंप्रूव हो जाती हैं, देन हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की तरफ जाते हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाने का क्या मकसद है, जो हमारे रोटेटर कफ के जो मसल्स हैं जिन्होंने शोल्डर को होल्ड किया हुआ है वो इजी उनमें स्ट्रेंथनिंग आए और अगेन से जो है वो उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट ना हो। इसमें क्या करवा सकते हैं हम, शोल्डर की आइसोमेट्रिक्स करवाएंगे। एक्सटर्नल आइसोमेट्रिक्स हम अपने हैंड से भी जो है ना पेशेंट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा वॉल के साथ भी जो है ना रिस्ट्रिक्शन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस बैंड यूज करते हुए भी हम लोग रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करवाएंगे। वेट गेन करके हम लोग एक्सटर्नल रोटेशन इंटरनल रोटेशन पेशेंट की ऑल डायरेक्शंस में करवाएंगे। ये सारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हम रेजिस्टेंस बैंड के थ्रू, वेट गेन के थ्रू, वेट के थ्रू करवा रहे होते हैं। 90% केसेस में फ्रोजन शोल्डर जो है वो रिकवर कर जाता है फिजियोथेरेपी के थ्रू। बट अगर फिजियोथेरेपी के थ्रू जो नहीं रिकवर करता, देन हम लोग सर्जरी की तरफ जाते हैं। वो जो है आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है जिसमें क्या करते हैं, ज्वाइंट का जो कैप्सूल है ना उसको हम लोग लूसन कर देते हैं। और इसके अलावा जो हम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, साइनोवियल फ्लूइड भी हमने बात की कि वो भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं कि फ्लूइड इंजेक्ट करवाते हैं
जो कि 20 मिलीलीटर होता है फ्लूइड जो है ना शोल्डर के कैप्सूल में इंसर्ट करवाते हैं, जिसमें स्टीरॉइड होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, लाइडोकेन होता है जो पेन को डिक्रीज करता है, और स्टीरॉयल वाटर होता है जो वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। ये था हमारा ट्रीटमेंट। ये था हमारा और एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कि कैप्सुलर पैटर्न कैसा होगा। फ्रोजन शोल्डर के केस में हमारा कैप्सुलर पैटर्न जो है बेसिकली क्या होगा कि हमारी एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो लिमिटेड हो जाएगी और एबडक्शन जो है ना मोर लिमिटेड होगी देन इंटरनल रोटेशन। Now if you people have any question then you can ask. मैम रिवाइज कर दे सर। जी ठीक है, वो ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैडम एक्सटर्नल रोटेशन ज्यादा लिमिट होगी या एबडक्शन? एक्सटर्नल रोटेशन सबसे ज्यादा लिमिटेड होगी, सबसे पहले ही हमारी एक्सटर्नल रोटेशन जाएगी। ऑलमोस्ट अगर हम लोग अपनी दूसरी आर्म के साथ कंपेयर करेंगे पेशेंट के तो ऑलमोस्ट 50% जो है ना डिक्रीज होगी एक्सटर्नल रोटेशन। नो डाउट कि सब रोटेशन ही सब जो है ना मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रही है, जो सबसे पहले जाएगी वो एक्सटर्नल रोटेशन है, उसके बाद एबडक्शन है, शोल्डर फ्लेक्शन भी पेशेंट की रिड्यूस होगी, इंटरनल रोटेशन भी कम होगी। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि वो कितने टाइम में रिकवर करता है। जी बिल्कुल। और रिकवरी टाइम सेकेंडली एक पीरियड और जो चीज है ऐड कर दें, जी जो एक्सटर्नल रोटेशन है वो सबसे लास्ट में जाके रिकवर होती है। जी अगर बिल्कुल आप देखा जाए तो जितने भी एग्जैक्टली फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट है वो आपको रेंजेस भी देंगे, हर चीज देंगे, लेकिन आप उनको कहेंगे कि अपना बाजू पीछे लेके जाएं, दे कैन डू, बिकॉज उनकी एक्सटर्नल रोटेशन वो इतने कर नहीं पाते। सबसे ज्यादा पेनफुली वो होता है क्योंकि वो सबसे पहले स्टार्ट होती है, उस पे आते आते इतना स्टिफ हो जाता है कि उसको जो है रिकवर करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ जी, और इसके लिए जो है ना हम लोग टोवल स्ट्रेच जो है ना हमारा बहुत इफेक्टिव रहता है, वो हम लोग पेशेंट को मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि वो आप करना है। रिकवरी टाइम पीरियड जो है ना पेशेंट का एक एवरेज देखा जाए तो 1 to 1.5 ईयर्स में पेशेंट रिकवर करता है, बट ये पेशेंट पे है, अगर वो प्रॉपर जो है अपने डॉक्टर के साथ जो है कोऑपरेट कर रहा है तो उससे पहले भी रिकवर कर सकता है। अच्छा, यस, विटामिन D3 भी कर सकता है फ्रोजन शोल्डर। अब एक मेंबर ने पूछा है कि नमनेस आएगी अगर तो हमारा नर्व इश्यू की वजह से फ्रोजन शोल्डर हो रहा है तो तब नमनेस आएगी। अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से फ्रोजन शोल्डर, आप में से कोई बता सकते हैं कि कौन सा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमारा फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस होते हैं? सबस्कैपुलरिस इम्पीजमेंट भी हो जाती है फ्रोजन शोल्डर के अंदर, जब हमारे पास रोटेटर का वो जो हमारे पास सबस्कैपुलरिस बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाता है ना, जो एक्सटर्नल रोटेशन करवाता है, वो आपके पास इम्पीज कर रहा होता है नर्व को, उसकी वजह से भी नमनेस वगैरह आ सकती है। हाँ जी, अगर हमारा रोटेटर कफ टीयर हो गया जिसकी वजह से हमारे सब एक्रोमियल स्पेस में जो है अगर इरिटेशन हो गई है, हमारी नर्व उसकी वजह से भी ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है ना इफेक्ट करेगा, जिसमें जो हमारी नॉर्मली जो नर्व्स इन्वॉल्व होती है ना, सुप्रास्कैपुलर, रेडियल नर्व, हमारी एक्सिलरी नर्व, इनकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा जाहिर सी बात है मसल इफेक्ट होगा। जब मसल इफेक्ट होगा, मसल में वीकनेस होगी, हमारा मसल जो है मूव नहीं कर पाएगा, तो हमारा पेशेंट जो है शोल्डर एक जगह पे रखेगा, इमोबाइल रखेगा, जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। बट ये नहीं हम कह सकते कि फ्रोजन शोल्डर की वजह से नर्व का इशू आएगा। न्यूरोलॉजी, आप में मेरा क्वेश्चन था कि कौन सा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर हो सकता है? स्ट्रोक जो है ना एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमारे फ्रोजन शोल्डर के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक्सरे में वो बहुत ज्यादा डेंस शो होगा, लेकिन आप लोगों को उसको टेस्ट परफॉर्म करके ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा, क्योंकि जब आप एक्सरा देखते हो ना तो जो हमारी जैसे डीपीटी करके जो प्रैक्टिस में आए होते हैं ना, वो इतना उसको इफेक्टिवली देख नहीं पाते, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोगों ने इतना रेडियोलॉजी डीप में नहीं पढ़ा होता।
लेकिन उसमें आपको क्या लगेगा कि वो नॉर्मल होता है, एक्सरे नॉर्मल नजर आएगा, लेकिन उसमें जो सबसे पिन पॉइंट 2 चीजें जो आपको नजर आएंगी, एक तो आपको उसके जो इर्द गिर्द वाला एरिया वो बहुत ज्यादा हाईली वाइटिश नजर आएगा, कि इससे पता चलेगा कि हाईली मस्कुलर स्पैज्म हुआ हुआ है उसको। दूसरी चीज जो उसमें नजर आएगी कि वहां पर आपको जो शोल्डर का जॉइंट है वो बहुत कंस्ट्रिक्ट सा नजर आएगा, ऐसा लगेगा ये सारा कुछ आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगेन वहां पे जहाँ पे हमारे पास पेयर होता है, ऑलवेज कंपेयर, आप उसको दूसरे जो है वो दोनों नॉर्मल के साथ भी करवा के देख सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल एक्सरे को देखें तो वो थोड़ा सा जो ग्लिनोइड कैविटी के साथ वो स्पेस में होता है, ठीक है। उसका जो क्रोमियम पार्ट कैविकुलर का वो थोड़ा सा एलिवेटेड होता है, लेकिन फ्रोजन शोल्डर के केसेस में क्या होगा, ये सारा कुछ कंजस्टेड आपका ऐसा नजर आ रहा होगा, सारे कुछ आपस में साथ साथ बिल्कुल ही साथ साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, वहां पे एडिशंस भी बनी होंगी, स्पेस रिड्यूस हो जाएगी ना बेसिकली, जिसकी वजह से रोम्स भी रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं। एक क्वेश्चन आया है, फ्रोजन शोल्डर में हम मूवमेंट तो नहीं कर सकते, फिर एक्सरसाइज कैसे हम परफॉर्म करेंगे? ये हम लोग स्टेजेस के अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीट करेंगे ना, पहले उसकी पेन को रिलीव करेंगे, पेन जब रिलीफ हो जाएगी फिर उसके बाद जो है हम रोम्स पे जाएंगे, देन आहिस्ता आहिस्ता वैसे जो भी है इसको उसकी आप रेजिमेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस करवाएंगे। में लेकर आएंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगी, क्योंकि जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं ना, ये स्टेजेस आपको सिर्फ रिमेम्बर रखनी होती हैं कि आपने ये स्टेजेस पढ़ ली हैं, आपको पता है कि स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 3 में क्या होता है। लेकिन जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं ना, तो आपने इन तीनों चीजों को देखना होता है और फिर जो है वो अपनी प्रैक्टिस में लाना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा स्टेज 1 में इलेक्ट्रोथेरेपी, ये सारा कुछ हम देते हैं, लेकिन आप ये अपार्ट फ्रॉम बुकिश नॉलेज अगर आप प्रैक्टिस में आते हैं ना, तो आप लोग जो है वो मेटलैंड और केल्टन बोन का जिनको कॉन्सेप्ट पता है वो इजीली जो है वो इसको कर सकते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी वगैरह इट जस्ट ये जो डिवाइसेस है वो हमें सिर्फ असिस्ट करती हैं हमारी ट्रीटमेंट के अंदर। तो जो लोग वो कहते हैं कि हम ये नहीं होंगी तो हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो जस्ट असिस्ट करेंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर पेशेंट आता है तो आप सीपीजीज की तरफ जाएं, ठीक है। वहां पर अपना क्लिनिकल सीपीजी प्रॉपर क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है। वो आप अगर जो पढ़ना चाहता है वो पढ़े। वहां पर जाके अब क्या होगा, वहां पे लिखा होगा कि इतनी इंटेंसिटी में आपने जो इलेक्ट्रोथेरेपी कर दी, नाउ मेटलैंड और केल्टन। मेटलैंड के पहले 2 कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो तो मेटलैंड क्या कहता है कि पहले 2 होते ही पेन के लिए। तो आपने फर्स्ट में क्या करना है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की मोबिलाइजेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद केल्टन बोन भी क्या कहता है, 1 2 उसका ग्रेड क्या है कि आपने उसको पेन रिलीफ करनी है, ठीक है। 1 2 उसका भी ग्रेड क्या करता है, पेन रिलीफ। मींस आपका पेन रिलीफ वाला पार्ट क्या हो गया कि 1 2 ग्रेड के अंदर आपने उसको मोबिलाइजेशन करनी है। जिसी तरह आपके पास ग्रेड 2 के अंदर आ गया, देन आपके पास क्या आ गया, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच पार्ट हो गया ना, कि आप स्टिफनेस रह गई या अब उससे स्ट्रेच करके ठीक कर सकते हैं। उसमें आप क्या करोगे, ग्रेड 3 4 की तरफ जाओगे मेटलैंड के, और 3 की तरफ जाओगे आप केल्टन बोन के, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे कि इनफ स्ट्रेचिंग वगैरह देंगे तो वो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। ये आप जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में आएंगे तभी आपको इसको अच्छे तरीके से जो है वो आप इसको समझ सकते हैं। एग्जैक्टली अभी हम लोग बात करें ना, बहुत इजीली बात करेंगे, पेशेंट की पेन खत्म होगी तो हम अब उसको रोम की तरफ लेके आ जाएंगे। लेकिन जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि पेशेंट इतनी पेनफुल कंडीशन में होता है कि वो बिल्कुल भी नहीं उठा पा रहा होता अपना बाजू, लेकिन हमने उसको इनकरेज करना होता है कि आप कर सकते हैं, तो देन उसकी जो है ना ये सब कुछ इम्प्रूव होता है। एक इसके लिए टाइम रिक्वायर होता है। फ्रोजन शोल्डर होता तो बहुत आराम से, या पेशेंट तब अपनी पेशेंट पेन को कंपनसेट करने के लिए एक ही पोजीशन में रखता है, बट उसको शोल्डर को खोलना बहुत मुश्किल होता है, हर पार्ट पे हमें वर्किंग करनी पड़ती है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? व्हाट स्पेशल टेस्ट फॉर फ्रोजन शोल्डर? जो हम मोस्टली फ्रोजन शोल्डर का टेस्ट करवा रहे होते हैं ना, दोनों एक्सटर्नल रोटेशंस को कंपेयर कर रहे होते हैं फ्रॉम जीरो पोजीशन से। मैम, रोम की तरफ लाने से पहले हम पेन किलर वगैरह यूज कर सकते हैं, एनसिस वगैरह? हाँ जी, रोम उसमें हम लोग एनसिड्स देंगे स्टेज 1 में रोम से लाने से पहले, ताकि पेशेंट को पेन जो है कम फील हो। लेकिन मैं अगर मेरा अगर इसमें कॉन्सेप्ट देखा जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि जब हम उसको दे रहे होते हैं ना 1 2 के अंदर,
तो वो उसकी पेन आधे से ज्यादा तो वैसे ही खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी नाइट जो उसके लिए होता है ना, नाइट के लिए जो वर्सन पेन होती है उसके लिए या तो आप उसको आइसिंग का कह सकते हैं, आइसिंग से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है होम बेस के अंदर। आप उसको कह सकते हैं कि हर 2 घंटे बाद आइसिंग करें। तो हमारी फील्ड तो है कि मोस्ट प्रेफरली हम कोशिश करते हैं कि हम उसको फिजिकल मीन से ठीक करें। हाँ जी, हम ये आइसिंग भी रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन है हिस्ट्री लेने के बारे में बता दे। हिस्ट्री हम लोगों ने इसी तरह लेनी है कि हमने पेशेंट से पूछना है कि उसका जो फ्रोजन शोल्डर, उसको डायबिटीज तो नहीं है, इसके अलावा उसके कोई ट्रोमा तो नहीं हुआ था, और कोई पोस्ट ऑपरेटिव हिस्ट्री तो नहीं है। ये सारी टियोलॉजिकल फैक्टर्स को देखना है हमने। वैसे भी पेशेंट जब आपके पास आपको सब्जेक्टिव हिस्ट्री दे रहा होगा तो वो आपको सब कुछ बताएगा कि मेरी मूवमेंट नहीं हो पा रही, मैं पीछे हाथ लेकर नहीं जा सकता, मैं कोई काम नहीं कर सकता, और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो ये बता रहा होगा मैं तो कोई भी चीज पकड़ता हूँ मुझसे तो पकड़ी नहीं जाती है। तो ये जो फैक्टर्स हैं इसमें आपको क्लिक होगा कि हाँ ये शोल्डर में से 3-4 चीजें हो सकती है, जिसमें आपके पास इम्पीचमेंट सिंड्रोम्स आ सकती हैं, शोल्डर की फ्रोजन शोल्डर आ सकता है और रोटेटर कफ इंजरीज आ सकता है। उसके बाद आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं कंफर्म करने के लिए कि विच वन इज बेस्ट डायग्नोसिस फॉर द पेशेंट। मोस्टली जो है उसकी ओवरहेड मूवमेंट्स भी नहीं हो रही होंगी, कॉम भी नहीं हो रही होगी, उससे बटनिंग नहीं होगी, अपनी उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज जो फंक्शनल एक्टिविटीज है वो भी वो पेशेंट है ना फ्रोजन शोल्डर के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा। नेक्स्ट, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? भाई ने क्वेश्चन पूछा आइंटोफ्रेसिस टेक्निक ज्यादा, इसमें बेसिकली ये है कि अगर आप देखा जाए ना तो न्यू रिसर्चर्स यही कहते हैं कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड का कोई इम्पैक्ट नहीं है इन योर फिजिकल मींस, इट्स जस्ट लाइक अ प्लेसिबो इफेक्ट, ठीक है। आइंटोफ्रेसिस में भी वही है, लेकिन ये है कि उसमें आप अगर अच्छा मतलब सेटअप यूज कर रहे हो या आपके पास जो फोनोफ्रेसिस होती है वो अगर आपके पास मौजूद है, एक तो अल्ट्रासाउंड में करते हैं ना कि अल्ट्रासाउंड के अंदर ही हम लोग करते हैं कि वो जेल डिक्लोरान वगैरह वो यूज कर लेते हैं, लेकिन एक उसकी अपनी फोनोफ्रेसिस मशीन होती है वो ले तो वो ज्यादा बेस्ट है। लेकिन इनका कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं होता है सिवाय प्लेसिबो। आप किसी दिन करके भी अगर देखेंगे ना पेशेंट के ऊपर बंद देखेंगे पीछे से करते जाएंगे, अगर तो वो पेशेंट को समझ आएगा वो अगले दिन आके यही कहेगा आपको कि ये तो ट्रीटमेंट ही बहुत अच्छा था। लेकिन रिसेंट सर्चेज में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है यूएस का ना फोनोफ्रेसिस। बिल्कुल, ये पेशेंट का ना एक माइंड कॉन्सेप्ट बनना होता है कि मुझे मशीन लगेगी तो मुझे फर्क पड़ना है। हालांकि अल्ट्रासाउंड का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं एज कम्पेयर टू आईआर। देखा जाए ना आईआर का फिर भी अच्छा इफेक्ट है, उससे ब्लड फ्लो की सर्कुलेशन है ना वो इम्प्रूव होती है। हम लोग आईआर भी यूज कर सकते हैं, वो एज कम्पेयर टू मेरे ख्याल में अल्ट्रासाउंड से ज्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? मैम, पेन को रिड्यूस करने के लिए मैंने आपसे पूछा था कि कोई एनसिड वगैरह यूज कर सकते हैं कि नहीं, आपने कहा कि कर सकते हैं, तो हम जेल फॉर्म में यूज करें या फिर कोई टैबलेट्स वगैरह, किस चीज को हम प्रेफर करेंगे पेशेंट के पेन को रिड्यूस करने के लिए? उसके लिए जो है ना तो हम आप लोग उसको ज्यादा देंगी तब ना, वोल्ट्राल जेल भी देते हैं। देखिए आप उसको वो देंगी तब जब उसकी पेन मैनेज ही नहीं हो रही है आपके करने से, तो फिर आप ओरल दें ज्यादा बेहतर। क्योंकि अगर आप अपनी ट्रीटमेंट में आए ना तो वो जितना वोल्ट्रा ने इफेक्ट करना है उतना आपने अपने फिजिकल मीन से भी ट्रीट कर देना। लेकिन अगर फिर भी उसके बाद वो पेशेंट कह रहा है उसकी पेन नहीं जा रही है, रिड्यूस नहीं हो रही, तो इसका मतलब 2 चीजें हो सकती हैं। एक चीज ये होती है कि पेशेंट की माइंड सेट की होती है कि अगर डॉक्टर ने मेडिसिन नहीं बताई तो इट्स मीन्स कि डॉक्टर अच्छा नहीं है। तो वो उसकी माइंड सेट को साइकी को पढ़ने के लिए आप उसको कोई एक पेन किलर बता सकते हैं। लेकिन अगर आपके करने के बाद भी उसको पेन रह रही है और उसको कोई ऐसा माइंड सेट नहीं है तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं ओरल के अंदर। ओके मैम, थैंक यू। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? अदरवाइज हम लोग वाइंड अप करते हैं। वो बता चुकी हैं कि एनसिड्स दे सकते हैं। एक क्वेश्चन है मैन इन्फ्लेमेशन के लिए टैबलेट वगैरह दे सकते हैं, नहीं इन्फ्लेमेशन के लिए आप टैबलेट, इन्फ्लेमेशन पेन कोज करते हैं तो आप एनसिड देंगे ताकि थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन कम हो तो पेन भी सबसाइड कर दे। Okay, it's all done from my side. Thank you so much everyone for joining us. Allah Hafiz. The office.